नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के 32वें एपिसोड में आप सबका स्वागत। आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में जो क्रिम्सन सर्कल के मीटिंग के बारे में बात हुई थी, वो मीटिंग फादर्स डे के दिन संपन्न हुई थी। तो यहाँ पर कुछ बातें फादर के बारे में, पिता के बारे में तोबियास हमें बता रहा है। जब हम पिता के बारे में बात कर रहे हैं, उस समय कर्मों के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। वो कह रहा है कि हमारे व्यक्तिगत कर्मों को हम जन्म के बाद जन्म में उठाते आए हैं। हमारे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होकर समस्या का निर्माण होता है। इस कर्म चक्र को अगर हम छोड़ना चाहें तो इस स्वेच्छा से हम इसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। वो कह रहा है, इतने सारे जन्म लेकर इतने दुखों का सामना करने का कोई रूल नहीं है। सिर्फ इतना करना है कि हमें इस चक्र को छोड़ने के लिए सिद्ध होना है। बस उतना ही काफी है। हर कर्म को प्रक्षालन करने की जरूरत नहीं है। श्रम को उठाने की जरूरत नहीं है। सिर में कर्म चक्र से उतरना है, मतलब उसे दिमाग से, मन से निकाल देना है। इस निर्णय को लेने वाले कुछ लोग हैं। वो कुछ अद्भुत जैसे बदलाव पा रहे हैं। कष्ट के बदलाव की परंपरा वो हमारे जीवन में ला रहे हैं, क्योंकि हम अभी आप जानते हैं कि बहुत तीव्र बदलाव को पाने वाले हैं। कर्म नामक एनर्जी जो है वो हमारे भौतिक शरीर में है। इसीलिए कर्म के चक्र से उतरने के बाद का प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। जब हम कर्म को छोड़ने के लिए सिद्ध होते हैं तो हमारे शरीर से बाहर निकलने का मार्ग ये ढूंढते रहता है। तात्कालिक रूप से इसकी वजह से तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ तात्कालिक रूप से है। कुछ दिन शायद आप बिस्तर में रहेंगे, पुरानी एनर्जी बाहर आने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ छाले हो सकते हैं या अलग अलग तरह के शरीर में हम अनुभव पा सकते हैं। लेकिन हमें इनके साथ किस तरह डील करना है और किस तरह रिलीज करना है, ये अच्छी तरह से सीखना चाहिए। एक और कर्म के बारे में बात करेंगे। हम और हमारी आत्मा जिस कर्म चक्र का अनुभव कर रही है, उससे दूर होने से हमने निश्चय तो कर लिया, लेकिन और एक कर्म हमारे साथ होता है। वो है हमारे वंश का कर्म, जिसको हम कुटुंब कर्म भी कह सकते हैं। ये हमारे शरीर में और डीएनए में है। ये कर्म हमारे शरीर में वंश के प्रकार से आता है, मतलब वो हमारे खून में वंश के प्रकार की कुछ बीमारी की तरह दिखता है, जिसमें डायबिटीज, शुगर की बीमारी भी हो सकती है, या कर्म के रूप में वो हमारे डीएनए पर प्रभाव डालते हुए डीएनए की बीमारी भी हो सकती है। इसके साथ साथ गुस्सा और वंश परंपरा से आने वाला आवेश को भी हम कर्म के रूप में ही उठाते हैं। अगर हम थोड़ी पुरानी बात करें तो राज्य को छोड़कर आने के लिए हमें पुरुष एनर्जी, मतलब अन्वेषण के एनर्जी की जरूरत हुई। पुरुष शक्ति सिर्फ प्रयाण करने के लिए ही नहीं, वो एक योद्धा एनर्जी भी है। राज्य को छोड़कर आने के बाद हमारा दूसरों के साथ घर्षण भी हो रहा है। हमारे अंदर की पुरुष एनर्जी इतने समय से धीरे धीरे क्रम रूप से सीख भी रही थी। बुद्धि की तरह थी, दिल की तरह नहीं, जिसका मतलब बुद्धि से सोचेगी लेकिन दिल से बहुत ही कम सोचती थी। आपकी रक्षा करते हुए वो प्रयाण के लिए आपको मदद कर रही थी। पुरुष एनर्जी हम में से हर किसी के अंदर है। अब इसे हील करके रिलीज करने का समय आया है। मतलब हमें सिर्फ प्रयाण और अन्वेषण के बारे में छोड़कर दिल से, कंपैशन से हमें सोचना है, और इसकी वजह से जो हमारी वंश परंपरा से आए हुए कर्म हैं, उसका भी रिलीज आसानी से हो जाएगा।
स्पिरिट में जो एनर्जी है उसने अब तक प्रयाण करके, एक्सप्लोर करके, एक्सप्लोरर की तरह अपनी सृष्टि का डायमेंशंस और अपनी सृष्टि का अतीत बनाया। अब वही स्पिरिट के अंदर स्त्री एनर्जी या मातृ एनर्जी सामने आकर सृष्टि में जान डालने वाली है। सृष्टि में हील होते हुए प्यार भरकर पालन पोषण होने वाला है। पुरुष एनर्जी का और एक लक्षण है, वो है ईगो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरतों में नहीं है। तोबियास ईगो को पुरुष एनर्जी के रूप में बता रहा है। ईगो का मतलब सिर्फ अहंकार नहीं है। यहाँ हम अहंकार के बारे में नहीं बात कर रहे। ईगो का मतलब यहाँ पर कुछ लक्षणों वाली एनर्जी है। जैक के लिए पुरुष एनर्जी को लेने की जरूरत थी। इसकी वजह से उसके अंदर ईगो बढ़ गया। इंसान के रूप में भी हमें ईगो की जरूरत थी, इसीलिए हमें भी ईगो की उत्पत्ति हुई। आध्यात्मिक मार्ग में जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि ईगो को मारने की ज़रूरत है और इसी के बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ये सच नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना है कि इस ईगो को हील करते हुए बैलेंस करना है। अभी तक पुरुष एनर्जी से हमें बहुत फायदा हुआ है, ये हमें भूलना नहीं है। अभी ईगो शब्द आया कैसे? वो है लैटिन में जो आय है, मैं, इस शब्द से वो आया है। ईगो, मैं जाऊंगा, यही जैक ने किया था। राजा रानी को गुड बाय कहकर वो राज्य को छोड़कर आया था। जब हमने आग की दीवार को पार किया तब से हम में ये ईगो का डेवलपमेंट हुआ है। उसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि इसके पहले कभी भी अलग होना ऐसा हमने जाना ही नहीं था। अलग होना क्या होता है ये हमें पता नहीं था। इस ईगो की वजह से हमारी अलग अलग एक तरह की पहचान बन चुकी है। जब तक कोई बच्चा पिता के पीछे खड़े रह रहा है वो स्वतंत्रता से निर्णय नहीं ले पाता। जब हमने अपने आप से आगे बढ़ने के लिए स्पिरिट से दूर होकर आगे बढ़े तब हमारे अंदर अपना एक विचार करने की शक्ति शुरू हुई और इसी व्यक्तित्व को तोबियास ईगो कहता है। समय के साथ हमारे ईगो के बहुत सारे एडिशंस हुए हैं, मतलब बहुत सारे संस्करण, अलग अलग तरह से ये ईगो डेवलप होते हुए आया है। जब हम मैं जाऊंगा मतलब ईगो से दूर होकर उसको बदलकर मैं हूँ, अहम अस्मि के स्थिति तक पहुंच जाएंगे, तब हम अपने ईगो को बदल देंगे। मैं हूँ ये न्यू एनर्जी है, ये स्त्री और पुरुष एनर्जी का बैलेंस है, राजा और रानी का बैलेंस है। ईगो जो पुरुष एनर्जी से ज़्यादा रिलेटेड है, इसके साथ भी हमें कोमल रूप से ही व्यवहार करना चाहिए। उसे प्यार देकर उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। धरती पर कोई भी जन्म लेते समय किस तरह के परिवार में पैदा होना है ये चुनाव हम करते हैं। साधारणतः पिछले जन्म में जो वंश हमने लिया था उसी को हम चुनते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हर जन्म अलग अलग देशों में अलग अलग जातियों में होता है, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं है। बच्चे के विकास के लिए जिस प्रवृत्ति की ज़रूरत है उस प्रवृत्ति के पाठशाला में उसे दाखिल किया जाता है। उसी तरह धरती पर आत्मा जितना हो सके उतनी हद तक उसी वंश में पैदा होकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इस वजह से वंश का भी विकास जल्दी होता है। अब जानते हैं जेम्स की कहानी। जेम्स ने प्रक्षालन के लिए इस सर्कल को खत्म करने के लिए जन्म लिया है। उसने बहुत कठिन पिता को चुना है जो प्यार नहीं देते थे,
और बहुत सारे रूल्स रखते थे। बहुत प्रेम और व्यक्तित्व से बलहीन ऐसी माँ के पेट से जेम्स पैदा हुआ है। वो बहुत डरती थी। अपने पति के पुरुष एनर्जी की वजह से ये डर होता था। इस सब से भाग जाने का उसका मन करता था। उसे चर्च पर भी भरोसा नहीं था और उसे जाना पसंद नहीं था। बड़े होने पर उसने चर्च जाना छोड़ दिया और खुद का सफर शुरू किया। उसने बहुत सारे मार्ग और सिद्धांत को अनुसार किया। वो अनुभव उसे नूतन स्तर पर ले जा रहा था, लेकिन उसके जीवन में जो समस्या थी वो वैसी ही थी। अपने मन को किस तरह खोलना है उसे पता नहीं था। स्त्री एनर्जी के साथ किस तरह व्यवहार करना है उसे पता नहीं था। उसने जिस स्त्री को देखा था वो सिर्फ अपनी माँ थी। वो व्यक्तित्व के हिसाब से कमजोर थी। मन के अंदर प्यार होने के बावजूद भी उसको एक्सप्रेस करना वो नहीं जानती थी। आखिर में जेम्स एक औरत से मिला और ये औरत प्यार को अच्छे रूप से एक्सप्रेस कर पाती थी। ये व्यक्तित्व के रूप में बलवान थी। उसके अंदर स्त्री और पुरुष एनर्जी सही तरीके से बैलेंस में थी। जेम्स की बचपन की कुछ यादों की वजह से उसे बच्चे नहीं चाहिए थे। ये औरत जो उसकी पत्नी बनी थी इसके लिए भी रेडी हो गई। दोनों ने मिलकर अन्वेषण शुरू किया। बहुत सारे क्लासेस गए, बहुत सारे ग्रुप्स में शामिल हुए, बहुत सारी बातों को उन्होंने पता किया, लेकिन फिर भी समस्या आती रही। बिना हार माने जेम्स ने अपने प्रयास अलग अलग तरीके से आगे शुरू रखे। इसके बाद उसके जीवन में कुछ चेंजेस आना शुरू हुआ तो उसने भगवान, एंजल्स और मार्गदर्शक को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना की। सब लोगों ने की हुई मदद को वो बहुत ही धन्यवाद दे रहा था। हमारे साथ कुछ अच्छा होने पर भगवान की दया से हुआ है ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमारी दया से हुआ है ऐसा समझना चाहिए। जब हम अपने आप को थैंक्स बोलेंगे तब हमारे अंदर की दिव्यता के लिए ये एक पोषक आहार होता है। हमारे अंदर जो दिव्य बीज है उसे एक तरह से खाना पीना मिलता है। हमारी दिव्यता का हमें स्वीकार करने जैसा ये होता है। हम जागृत हो रहे हैं। हमारा प्यार और हमारा अंगीकार हमारे दिव्यता की एक एनर्जी है। इस महानता को हमें दूसरों को नहीं देना चाहिए। हमें अपने आप का पोषण करना चाहिए, अपने आप को धन्यवाद कहना चाहिए, तभी हमारा सफर आसानी से होगा। हमने ईगो के बारे में बात किया। जब हम अपने आप को थैंक्स कहेंगे तो ये पुरुष एनर्जी वाला ईगो चला जाता है। उसका रूपांतरण बैलेंस्ड एनर्जी में होता है। स्त्री और पुरुष एनर्जी हम सबके अंदर है, इसीलिए हमें अपने आप की इज्जत करनी है। शुरुआत में ये अजीब लग सकता है, लेकिन धन्यवाद कहने की भावना हमारे अंदर होगी तो हमारे हाथ को अपने दिल पर रखकर अपने आप को इज्जत देते हुए खुद का धन्यवाद करना है। इसकी हमें आदत डालनी है, इसकी साधना करनी है। इस तरह करने से हमारे अंदर दिव्यता का विकास होगा। ईगो को संपूर्ण रूप से काबू करना मुश्किल है, इसीलिए हमें साधना करनी है। हमारे अंदर के स्त्री और पुरुष एनर्जी में बैलेंस बनाना है। ये बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम सबको छोड़ के पुराने पद्धति के आचरण करना शुरू करते हैं। लेकिन दीवार के पीछे खड़े होकर जब हम देखेंगे तब हमें समझ आएगा कि ईगो होना अच्छा है। यहाँ पर तोबियास हमें और एक बात बता रहा है। न्यू एनर्जी में मतलब दिव्यता में आने वालों के लिए हम शिक्षक बन रहे हैं। उनको एक मानव गुरु की जरूरत है। पहले जिन बच्चों ने हमारे साथ सीखा था वो आकर हमें बताएंगे कि उनके जीवन में
अच्छे पड़ाव शुरू हो चुके हैं और वो इसलिए भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं। हमें उनको बताना है कि भगवान को नहीं, अपने आप को थैंक्स करना है। उन्हें ये सिखाकर उनके अंदर की दिव्यता की जागृति को पहचानने के लिए उन्हें कहना है। हमारे अनुभवों को दूसरों के साथ बांटते रहना है। हमारी प्रगति को सुनकर वो अपनी रुकावट के बारे में जानेंगे और नई तरह से सीखने के लिए आगे आएंगे। लेकिन हमें उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना उन्हें समझ आए उतना ही उन्हें सिखाना है। उनको समझ आने के बाद निर्णय उन पर ही छोड़ देना है। तो आज इस परिस्थिति को, इस समय को धन्यवाद देते हुए, उसके साथ साथ खुद को भी धन्यवाद देते हुए इस 32वें एपिसोड की समाप्ति करते हैं। अगले आखिरी एपिसोड में हम मिलेंगे और इस पुस्तक की कुछ आखिरी पन्नों को जानेंगे। तब तक सबको लव एंड लाइट।